everyone, I'm Rebecca and you people are watching Under 24/7. My dear students, in this video session, we people are going to learn a poem. And the name of the poem is Amanda. This is the 6th poem of your First Flight book. So in this whole video, we will learn the whole explanation of the chapter, we will learn the hard words which will come in between, and we will learn all the poetic devices which will be asked in your examination from this poem. Okay, so my dear student, let me tell you, this poem is written by Robin Klein and the story is about a small girl. ये story एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम है अमांडा, जो आप ही की एज की है। और जब हम इस एज पर होते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है जब हमारे पेरेंट्स हमें रोकते टोकते हैं। तो यहाँ पे अमांडा को भी दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनॉयड है क्योंकि उसकी मम्मी उसको हर चीज़ के लिए रोकती टोकती रहती हैं। ऑल्दो वो उसके भले की बात हमेशा करती हैं, बट अमांडा को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो इमेजिनेशन में चली जाती है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे कुछ अलग चीज़ करनी है। वो तरह तरह के कैरेक्टर्स में अपने आप को इमेजिन करती है। ऑल्दो वो अपनी मदर को किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं देती, वो रिटेलिएट नहीं करती, उनको किसी तरह का कोई जवाब नहीं देती, वो शांत रहती है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी मदर उसको रोके टोके। सो इस पोम में हम लोग देखेंगे कि ये जो गर्ल है, इसकी मदर इसको किस तरीके से हर चीज़ के लिए मना करती रहती हैं, इसके भले की बातें करती हैं और कैसे ये उस चीज़ से अनॉयड होकर के एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाती है। So here in this poem you will get 2 paragraphs. First is something which was said by the mother of Amanda and the another one is the statements and the imagination of Amanda, जो कि आपको bracket में दिया गया है। So are you all ready? Let's get started. So here the poem starts. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So this is the first paragraph which is the actual statements of the mother of Amanda. पहले पैराग्राफ में जितने भी स्टेटमेंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो अमांडा की मदर के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें वो उसको बोलती हैं अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो, अमांडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। What is the meaning of the word hunch? Hunch means when we bend our upper body front, मतलब जब हम इस तरह के पोस्चर में बैठते हैं, तो जब हम हमारे आगे वाले पोर्शन को ऐसे झुका लेते हैं तो मम्मी लोग बोलती है ना कि बेटा इस पोस्चर में नहीं बैठा करो क्योंकि उससे पोस्चर खराब हो जाता है, तुम्हारे एक कुबर निकल आएगा, तुम्हारे एक हम्प हो जाएगा जो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, राइट। सो अमांडा की मदर क्या बोल रही हैं कि नेल्स को बाइट मत करो, अपनी बॉडी पोस्चर को सही तरीके से रखो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे झुक करके मत बैठो, नहीं तो तुम्हारी बॉडी पोस्चर खराब होने के चांसेस हैं। Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Slouching means when someone walks lazy. जब कोई भी पर्सन बहुत धीरे धीरे किसी काम को करता है तो उसे बोला जाता है कि वो स्लाउच कर रहा है, लेजी बोलते हो आप उसको। सो वो अमांडा को बोल रही हैं अमांडा ये धीरे धीरे काम करना बंद करो, ये स्लो स्लो मूवमेंट्स करना बंद करो और चुपचाप स्ट्रेट बैठो, ढंग से बैठो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी मत करो जो वियर्ड लगे, जो खराब लगे। सो यहाँ पर जो अमांडा की मदर कह रही हैं वो एक एक्सपीरियंस है जो माइट भी आप लोग अपने आप से उसको रिलेट कर सकते हो, आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ अमांडा। हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना करते हैं, कोई हमारे गलत काम होते हैं उनके लिए मना करते हैं, बट वी फील लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे ये क्यों बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो मुझे हर्ट करे, ऑल्दो वो हमारे भले के लिए कह रहे होते हैं। सो सिमिलरली अमांडा की भी यही कंडीशन है। अमांडा की भी पेरेंट जो हैं, उनकी जो मदर है वो बार बार उसको टोक रही हैं कि नेल्स बाइट मत करो, अपने बॉडी पोस्चर को सही रखो, सीधे बैठो और लेजी होकर के काम मत करो, लेकिन अमांडा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बट अमांडा रिटेलिएट नहीं कर रही, वो कोई भी जवाब नहीं दे रही अपनी मदर को, बल्कि शी इज इन हर इमेजिनेशन। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लाइन दी गई है वो किसके बारे में है, वो अमांडा के बारे में है कि अमांडा की कंडीशन क्या है। There is a languid
emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. Languid means relaxed. Emerald is a green color emerald stone. So here the emerald refers to the color of the sea is just as green as the color of emerald stone, right? जैसे emerald stone का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, वैसे ही सी का भी जो कलर है वो ग्रीन कलर बताया जा रहा है। जहां पर जो इनहैबिटेंट है, जो रहने वाली लड़की है, वो कोई और नहीं, वो कौन है? वो अमांडा है। अमांडा अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो बहुत ही रिलैक्स तरीके से एक ग्रीन कलर के सी में बैठी हुई है, जहां पे वो ऑल अलोन है, अकेली है, और वो अपने आप को इमेजिन करती है दैट शी इज अ मर्मेड। Now, who's a mermaid? Mermaid is an imaginary character, जिसमें जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो ह्यूमन बीइंग की होती है, और नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फिश टेल है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिश प्लस अ फीमेल, राइट, जिसका फेस फीमेल की तरह है और फिश की तरह उसकी पूंछ है। सो वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो सी में बैठी हुई है, ग्रीन कलर के सी में, वो बहुत रिलैक्स्ड है, वो अकेली है, और वो एक मर्मेड है जो कि धीरे धीरे बहुत आराम से क्या कर रही है? सी में मूवमेंट कर रही है, स्लोली मूवमेंट कर रही है, वो बहुत खुश है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज कि जो अमांडा है वो बहुत ही ज़्यादा अनॉयड है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, फेडअप हो चुकी है अपनी मदर की स्टेटमेंट से कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा ऐसे खाओ, अमांडा ये करो। सो ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो वह सारी कॉन्वर्जेशन से अपने आप को एस्केप करने के लिए, बचाने के लिए अपने आप को एक अलग वर्ल्ड में इमेजिन कर रही है, जहां पर वो बहुत ही रिलैक्स मूड में बैठी हुई है और किसी तरह का कोई भी हर्डल उसके सामने नहीं है और कोई भी नहीं है जो उसको पोक करे। गॉट इट? नाउ in the third stanza we will again get the conversation of the mother, and look at this, what the mother is saying. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you clean your shoes, Amanda. अब फिर अगेन अमांडा की मदर उससे कुछ ना कुछ बोल रही हैं। वो बोल रही हैं, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? अमांडा क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? टाइडी मीन्स क्लीन। मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम अपने शूज क्लीन कर लो, तो क्या तुमने अपने शूज क्लीन कर लिए अमांडा? सो फिर अगेन उसकी मदर उसको पोक कर रही है, अलग अलग स्टेटमेंट्स उसको दे रही हैं कि तुमने अपने सारे काम खत्म कर लिए जो मैंने तुमसे करने के लिए बोले थे, जस्ट टू मेक हर अवेयर कि क्या उसने अपने सारे कामों को सही समय पर किया है या नहीं किया है। राइट? सो इस स्टेटमेंट में भी उसकी मदर का स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें फिर वो उसको क्या कर रही हैं? नाक कर रही हैं, उसको पॉइंट आउट कर रही हैं, उसको चीजों को लेकर के अवेयर करवा रही हैं। एंड नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अमांडा? अमांडा इज अगेन इन हर इमेजिनेशन। शी इज इमेजिनिंग आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स वन जिसके पेरेंट्स नहीं होते, एक बच्चा जो कि बिना माँ बाप का होता है, जो अनाथ होता है। राइट? So Amanda is imagining that she is an orphan, roaming the street, जो गली में घूम रहा है। I pattern, pattern means to make pattern, soft dust with my hushed bare feet. Hushed means quiet, bare means uncovered. तो जो अमांडा है वो क्या इमेजिन कर रही है? वो इमेजिन कर रही है कि वो एक काश, क्योंकि वो अपनी मदर के स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी है, उसको अपनी मदर के स्टेटमेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सो शी इज़ फीलिंग लाइक काश ऐसा होता कि वो ऑर्फन होती, वो अनाथ होती, क्योंकि जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके माँ बाप नहीं होते, और अगर माँ बाप नहीं है तो वो उसे पोक भी नहीं करेंगे। सो शी इज़ फीलिंग लाइक अगर वो ऑर्फन होती तो वो सड़कों पे नंगे पैर घूम रही होती, और सड़कों पे जो धूल होती उस पर वो अलग अलग तरह के पैटर्न्स बना रही होती, और उससे किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं होता, और कोई भी उसे पॉइंट आउट करने वाला नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो या तुमने ये काम गलत क्यों किया। The silence is golden. According to Amanda, जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, जो क्वाइटनेस है, वो गोल्डन है,
उसके लिए वो एक गोल्ड है, वो सोना है, वो बहुत प्रेशियस है। उसकी मम्मी हमेशा उसको पोक करती रहती हैं, हमेशा उसको डांटती रहती हैं और उसको छोटी छोटी सी बातों के लिए बोलती रहती हैं, अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा ऐसे मत खाओ, अमांडा ऐसे बैठो। सो अमांडा को वो कॉन्टिन्यूस जो बातें आ रही हैं उसकी मदर की तरफ से, जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो टॉन्ट्स आ रहे हैं, वो उसको अच्छे नहीं लगते। सो इसलिए उसको लगता है चुप रहना ही सब कुछ है, चुप रहने में बहुत ज़्यादा खुशी है और वो बहुत ही प्रेशियस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So she says silence is golden and according to Amanda the freedom is sweet. अमांडा वॉन्ट्स फ्रीडम, अमांडा को आज़ादी चाहिए, वो सुकून से ज़िंदगी जीना चाहती है अपनी, वो किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर झेलना नहीं चाहती, स्पेशली उसकी मदर के कमेंट्स तो वो बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहती। सो उसे लगता है कि अगर वो अनाथ होगी, उसके मम्मी पापा नहीं होंगे, तो उसका जो मन चाहेगा वो बहुत आराम से करेगी और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और जब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा तो वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी पाएगी, एक ऐसी लाइफ जिसमें सिर्फ शांति होगी, हर तरफ क्वाइटनेस होगी और आज़ादी होगी। Again her mother started saying something else. Now again, if you see here, these are the statements of Amanda's mother. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Now again, her mother is actually concerned about Amanda. बहुत ज़्यादा कंसर्न है अमांडा के लिए। एक्चुअली अमांडा क्या कर रही है, वो स्वीट्स खा रही है, चॉकलेट्स खा रही है और चॉकलेट्स खाने की वजह से उसके फेस पर क्या हो गए हैं, एक्ने हो गए हैं। जब हमारी स्किन ऑयली होती है और हम जब बीटा खाते हैं तो हमारे चेहरे पर पिंपल निकलने लगते हैं, राइट। सो यहाँ पर वो अमांडा के लिए कंसर्न है और वो अमांडा को मना कर रही है, अमांडा चॉकलेट मत खाओ क्योंकि चॉकलेट खाने से तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स आने लगे हैं। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा खराब ना हो तो तुम अपनी बातों को ध्यान में रखो और जो भी मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करो। और फॉलो करने वाली चीज़ ये है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी। बट अमांडा को तो ये सारे टॉन्ट्स लग रहे हैं, कमेंट्स लग रहे हैं, जबकि अमांडा की मदर उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है और वो उसको पूछती है कि अमांडा, जब भी मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो। क्योंकि अमांडा हमेशा कैसे रहती है, वो अवॉइडिंग सिचुएशन में रहती है, वो कभी भी अपनी मदर की तरफ नहीं देखती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मदर उसको उल्टा सीधा बोल रही है, बुरा बोल रही है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। सो इस वजह से वो बोलती हैं उसको कि जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो ताकि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन पाओ। बट अमांडा ऐसा नहीं करती क्योंकि उसको उसकी मदर बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगती है। तो फिर अमांडा अपने आप को एक अनदर इमेजिनेशन में ले जाती है और एक और कैरेक्टर में वो घुस जाती है। शी फील्स लाइक आई एम रापुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। सो अमांडा क्या इमेजिन कर रही है कि काश वो एक रेपुंज़ल हो, मैं एक रेपुंज़ल हूँ, मुझे किसी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी मदर उसके लिए कंसर्न है तो वो उसको पॉइंट आउट कर रही है, बट अमांडा को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो वो इमेजिन कर रही है ओ मैं रेपुंज़ल हूँ। रेपुंज़ल इज अ कैरेक्टर ऑफ अ फेरी टेल, एक फीमेल जिसको एक विच उठा करके ले जाती है, उसको एक टावर में रख देती है और फिर टावर में रहते रहते उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं और जब वो अपने बाल टावर से नीचे फेंकती है तो विच उस बाल की मदद से टावर में ऊपर आती है। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेरी टेल वेयर अमांडा इज इमेजिनिंग हरसेल्फ। तो अमांडा कह रही है मैं एक रेपुंज़ल हूँ जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और जिसकी जिंदगी जो है वो कहाँ गुजरी है, एक टावर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है जो कि बहुत रेयर लोगों को मिलती है। सो अमांडा ऐसा इमेजिन कर रही है कि काश उसको भी एक विच उठा करके ले जाए और रेपुंज़ल की तरह उसे वो एक टावर में जाकर के छोड़ दे जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो और जहाँ पर कोई भी ना आ पाए और कोई भी उसको उल्टा सीधा कुछ भी ना बोल पाए, कोई भी उसको पॉइंट आउट ना कर पाए। और ये लाइफ उसको लगता है बहुत रेयर लोगों को मिलती है। I will certainly never let down my bright hair। और फिर वो कहती है कि जैसे विच
आती थी और रेपुंजल के बाल पकड़ करके वो टावर में ऊपर चढ़ती थी, अगर उसकी मदर कभी वहां पर आती हैं तो वो अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं करेगी कि उसकी मदर उसके बालों को पकड़ करके ऊपर आ जाए, बिकॉज शी इज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय द कमेंट्स गिवन बाय हर मदर. Next again is the statement given by her mother. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो अब अमांडा की मदर उसको फिर पॉइंट आउट कर रही है. As I told you, अमांडा की मदर उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है. She is very very concerned for her daughter अमांडा को लेकर के. तो वो उसको छोटी छोटी सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हैं जो अमांडा के लिए टॉन्ट से कम नहीं है. अमांडा को वो पसंद नहीं है. वो कहती हैं स्टॉप दैट सल्किंग. सल्किंग का मतलब टू बी अपसेट. अब अमांडा जब उनके टॉन्ट को सुनती है, उनके कमेंट्स को सुनती है, तो अमांडा सैड हो जाती है. तो उसकी मदर उसको बोलती है अमांडा प्लीज तुम सैड मत हो, सैड होना बंद करो. अमांडा प्लीज, तुम बहुत मूडी हो अमांडा, तुम्हारा जब मूड करता है तुम अच्छे से रहती हो, तुम्हारा जब मूड करता है तुम खराब तरीके से रहती हो, तो मूडी मत बनो. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Nag means scolded. मैं तो तुम्हें समझाती रहती हूँ. अब तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं जैसे लग रहा है कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, बट मैं तुम्हें डांट नहीं रही, मैं तो तुम्हें समझाती हूँ. तो तुम ऐसी कोई भी हरकतें मत करो, अपना मुंह उतरा हुआ मत रखो, मूडी मत बनो, ताकि लोगों को कम से कम ये तो नहीं लगे कि मैं तुम्हें स्कोल्ड कर रही हूँ. मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ ना, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ ना. So in this video session or in this poem, what we have learned that a conversation is going on between the mother and the daughter, where the daughter is not speaking and she is just imagining herself so that she can escape from the world of her mother. वो अपनी माँ की दुनिया से बाहर निकल पाए और एक दूसरे सुकून भरे वर्ल्ड में जा पाए, इसलिए वो अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर्स में इमेजिन कर रही है अमांडा. वहीं उसकी मदर उसको समझाने की कोशिश करती है जो कि अमांडा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल लर्न और डिस्कस ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच विल कम इन बिटवीन द चैप्टर. नाउ लेट मी टेल यू, my dear student, in this lesson or in this poem we have to learn literary devices, and you says that this is poetic devices, or it can come as figure of speech also. So literary devices are poetic devices also, and the figure of speech also. So here we will come to know that what is the rhyming scheme of this poem and what is the poetic devices that have been used here. Okay, now let us start. First of all, we will come up with the poetic devices or the rhyming scheme. So first we will go with the rhyming scheme. So this is the first paragraph, and here if you look here, Amanda, Amanda, straight Amanda. Okay, so this paragraph is completed in 4 lines, where the first one is Amanda, 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 Amanda is same. That means A, and A. And there is another word that is B. So A, B, A is the rhyming scheme of the first paragraph. Okay. Now if you look at the second paragraph, you will come to know that the last line is C, another line is me, and another one is blissfully. So E is the sound that has been rhymed here. So here C, C, C has been repeated here as a rhyming scheme. So पहले पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या है? A, B, A. और सेकेंड वाले की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? C, C, C. So जब आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखोगे, थर्ड पैराग्राफ को देखोगे और फिफ्थ पैराग्राफ को देखोगे, the same rhyming scheme has been going on. Okay? And if you look at the second paragraph, fourth paragraph, you will come to know that the rhyming scheme is C, C, and C. Got it? Now, let me tell you some of the poetic devices that have been used here. So, if you look at here, stop slouching, sit straight. So, all the words that you can see here started with the letter S. And we know that
इफ वी हैव अ सेंटेंस, अगर हमारे पास एक सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स आपके सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप एलिट्रेशन बोलते हो, राइट? सो हियर इन दिस लाइन एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड, जिसमें एस 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 सा वर्ड का रिपीटिशन हुआ है एक के बाद एक. गॉट इट? नाउ if we look for some other figure of speech or some other poetic devices, we come to know that there is something else. Don't your shoulder. There's a repetition of O sound which is a vowel. और जब vowel का repetition देखने के लिए मिलता है तो that figure of speech is known as assonance or the poetic device is known as assonance. Got it? समझ में आ गया? Right? Now another and the very important one is anaphora. Now you may come to know that what is anaphora. So let me tell you, when in more than one line similar word is repeated again and again, that is known as anaphora. So don't is anaphora here. Got it? Amanda, Amanda, Amanda is the repetition, or don't is anaphora. Got it? So here in the first paragraph we can see here alliteration has been used, assonance has been used, anaphora has been used. Now let's move ahead and look for this one, the second one. The second one paragraph is very important because here there is a comparison that has been done. Emerald sea. Emerald, as I told you, this is the color of a stone, emerald stone. So color of stone को सी के साथ कंपेयर किया गया है. सो दिस इज मेटाफर. दो इनडायरेक्ट चीजों का कंपैरिजन देखने के लिए मिल रहा है, तो ये मेटाफर हो गया. गॉट इट? नाउ इफ यू गो फॉर वन मोर थिंग, हियर इज अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड एज अ मर्मेड. अमांडा इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज अ मर्मेड. अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है कि वो एक मर्मेड है. सो दिस इज इल्यूजन. When you imagine yourself as some of the character, this is known as illusion. Got it? Now let's move ahead and look for the next paragraph. So if you can see here, this is the third paragraph, and as I told you, Amanda, 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 A and A, and this one is the another word which is B. So as I told you 1, 3, 5 ये तीनों जो paragraph हैं इसमें आपका जो rhyme use हुआ है, that is A, B and A. Now my dear student, if you look for the figure of speech here, another figure of speech, another poetic device, it is anaphora. Repetition of similar words in two different sentences. So this is anaphora. जब आपको दो अलग अलग लाइन में या दो से ज़्यादा लाइन्स में सेम वर्ड का रिपीटिशन दिखाई दे रहा होता है तो वो आपका एनाफोरा कहलाता है. Got it? And another thing is that is very important here in the last line is thought told you to your shoes. Again there is a repetition of O sound which is a vowel, and if you see O is a vowel and repeated again and again, so it is known as assonance. Vowel sound का repetition क्या कहलाता है? Assonance कहलाता है. Right? Now let's move ahead and go to the next paragraph. Here it is said that I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden and the freedom is sweet. Silence को compare किया जा रहा है gold से और freedom को बोला जा रहा है क्या? Sweet. So here we are doing again the comparison, and this is the indirect comparison. That's why you can say here metaphor is used here. साइलेंस को गोल्ड बोला जा रहा है, फ्रीडम को स्वीट बोला जा रहा है. सो इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, दैट मींस ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया. अगली लाइन में जाएंगे. हाँ, लेकिन इसको एक बार देख भी लेते हैं. यहाँ पे आप देखो स्ट्रीट, फीट, स्वीट, ये सब सेम लाइंस हैं, राइमिंग स्कीम सेम जा रही है, तो इट इज सी, सी एंड सी. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन है आपकी दिस वन पैराग्राफ. दिस इज द फिफ्थ लाइन, आई थिंक फिफ्थ लाइन, राइट? तो फिफ्थ लाइन इज again Amanda, Amanda, Amanda. So 1, 3 and 5. If you see here A, B and A. Amanda, 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 and this is you. This is another word.
So this is the rhyming scheme of this paragraph. Fifth paragraph की भी rhyming scheme क्या है? A A B A. Got it? Now, if you look here, you would come to know that there is a word that has been used as a poetic device, assonance. Again. So what is that? If you see here, what you will get that there are certain words जो same use हो रहे हैं, just like please का e, me, speaking, when, सब में e sound का repetition दिखाई दे रहा है. So जब e sound का repetition दिखाई दे, vowel का repetition दिखाई दे, तो it is assonance. Got it? Now, if you move ahead for the next paragraph, this is the sixth one paragraph. So as I told you, 2, 4 and 6, they are also similar rhyming scheme. Care, rear, here. Okay? See, see, see. And Rapunzel is the character which Amanda is imagining herself. So this is also an illusion. Okay? So यहाँ पर भी आपका illusion का इस्तेमाल किया जा रहा है. Now, move ahead to see the last one. Here if you see that this is the 7th paragraph, and if you go for that 1, 3, 5 and 7, they are also similar, because Amanda, you and Amanda is going again. A, B and A is the rhyming scheme of the last paragraph. Okay? And here is another figure of speech or the poetic device has been used, that is stop sulking. SNS, which is an alliteration. Okay, this is an alliteration. And if you go in the next line, you so moody. So if you see here, यहाँ पे बहुत prominent way में आपको O sound का repetition दिखाई दे रहा है. So this is assonance. When O sound is repeated again and again, this is called assonance. Okay. Now, this is the end of this session. I hope कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा. Right? So let me end this session, everyone. Bye bye. Take care. May God bless you all. But do not forget to like and share this session, and do subscribe it if you are new here. Thank you.